Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. Today we are going to discuss about lecture number 2 on structural elucidation of alkaloids। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे जनरल मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हैं अल्कलॉइड के स्ट्रक्चर को। और इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ कवर करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के अंदर हम ऑक्सीजन की फंक्शन नेचर जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस लेक्चर को जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये लेक्चर जो है वो पहुंच सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जनरल मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अल्कलॉइड के स्ट्रक्चर को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको डिटरमाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत से मॉडर्न और बहुत से जो है वो मेथड्स आ चुके हुए हैं, जिसके अंदर जो क्लासिकल मेथड्स हैं हम उधर से देखेंगे कि क्लासिकल मेथड जो थे वो कौन से थे और इसके अंदर हम डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे, क्योंकि अब जो है वो मॉडर्न जो है उस मेथड यूज़ किया जाता है जिसके अंदर सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ही परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको कार्बोनिल का पता चल जाता है, उसके अलावा अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका पता चल जाता है, इन्हें आप डिफरेंट ग्रुप जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हो। लेकिन क्लासिकल जो मेथड है उसके थ्रू हम क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम फिजिकल मेथड्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने इग्निशन टेस्ट परफॉर्म कर दिया, उसका कलर देख लिया, उसकी जो है वो स्मेल चेक कर ली, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है वो कंबस्चन एनालिसिस करना होता है। क्या करना होता है? कंबस्चन एनालिसिस। कंबस्चन एनालिसिस क्या होता है कि इसके अंदर आपने देखना होता है कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कितनी प्रेजेंट है और हमने इससे जो है वो इम्पीरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। यानी हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसका इम्पीरिकल फार्मूला क्या है वो आप आइडेंटिफाई करते हो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के रिजल्ट में आप जो है वो इस तरह नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो कि आपके पास जो मोलिकुलर फार्मूला है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो। नेक्स्ट आपने फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करना होता है। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में आप क्या करते हो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपको किस तरह कौन से केमिकल टेस्ट से पता चलेगा इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपको किस टेस्ट से पता चलेगा इसमें मिथाइलिन डाइऑक्सिल ग्रुप है। ये सारे के सारे टेस्ट जो है वो आप परफॉर्म करते हो और एज ए रिजल्ट आप फाइंड आउट कर लेते हो कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यानी नाइट्रोजन की नेचर क्या है, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे पास प्राइमरी जो है वो नाइट्रोजन प्राइमरी अमीन की फॉर्म में है या अमाइड की फॉर्म में है। उसके अलावा कार्बन स्केलेटन कैसा है, यानी हमारे पास 6 जो मेंबर रिंग है उसके साथ कौन सी रिंग 5 मेंबर रिंग है या 3 मेंबर रिंग है या 4 मेंबर रिंग है। उसके अलावा हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन एक्शंस करवाते हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले जो है कंपाउंड्स के साथ या रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या फिर हम जो है वो वीक के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ऐसे रिजल्ट जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं उससे हम जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा हमारे पास कंपाउंड होगा या क्या स्ट्रक्चर होगा अल्कलॉइड का। उसके अलावा हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, एक्चुअली जो है ये मॉडर्न मेथड है जिसके अंदर हम FTIR जिससे फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करते हो, NMR जिससे आप जो है वो नेचर ऑफ जो हमारे पास मैग्नेटिकली एक्टिव एटम्स है वो फाइंड आउट करते हो और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर पाते हो। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री आप करते हो, उसके अलावा FTIR करते हो, IR करते हो और UV। ये 4 ऐसे मेथड्स है कि अगर आप चारों को एम्प्लॉय करो तो आप जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिफाई कर लेते हो। उसके अलावा हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह जो अगर यूवी एक्टिव है तो हमारे पास ये कैसे है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन चारों टेक्निक्स के थ्रू आप जो है आइडेंटिफाई कर लेते हो और लास्ट पे आप कंफर्मेशन के लिए सिंथेसिस करते हो। अब कंफर्मेशन के लिए सिंथेसिस का क्या मतलब है कि हम जो है कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास अल्कलॉइड है, लेट्स सपोज ये अल्कलॉइड ए है, ठीक है। आपने उसका एक प्रपोज स्ट्रक्चर दिया डिफरेंट ये प्रोसेस सारे करने के बाद, जिसको आपने एक स्ट्रक्चर दे दिया जिसको मैं स्ट्रक्चर बी कह रही हूँ, ठीक है। अब आपने ये स्ट्रक्चर दे दिया और आप कह रहे हैं कि बी और ए बोथ आर सेम, यानी मैंने जो दिया है वो वैसा ही है जो एक्चुअल में नेचर में प्रेजेंट है ए। तो इसके लिए जो है आपको जो है कंफर्म करना पड़ेगा और कंफर्म के लिए एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है, उसके अलावा एक सिंथेसिस भी है, यानी आप खुद सिंथेसाइज करते हो लैब के अंदर सेम वैसा का कंपाउंड जैसा कि आप बता रहे हो कि भाई ये बी है और ये एग्जैक्ट ए अल्कलॉइड है, ठीक है। अब आपने वो कंपाउंड बनाया, उसके बाद आप उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज चेक करोगे। जैसे लेट्स सपोज की जो अल्कलॉइड नेचर में प्रेजेंट था वो एंटी माइक्रोबियल था, तो क्या बी भी एंटी माइक्रोबियल है? क्या बी भी वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? क्या बी भी वही सेम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फंक्शन ग्रुप एनालिसिस और कार्बन स्केलेटन की नेचर फाइंड आउट करना और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सेम वही दे रहा है जो ए दे रहा है? इट मीन्स कि अगर दोनों चीज़ें जो है वो पैरेलल चल रही हैं तो इट मीन्स कि आपका प्रपोज स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ठीक है और यही चीज़ जो है वो कंफर्म करती है आपके स्ट्रक्चर को। अब हम देखते हैं कि कैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं।
अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जिससे इंपीरिकल फार्मूला जो आप फाइंड आउट करते हो, लेकिन उससे पहले आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी करते हो जिसके अंदर आप क्या करते हो, कलर चेक करते हो। ठीक है, क्या करते हो, कलर चेक करते हो, उसमें स्मेल देखते हो, उसका ऑडोर चेक करते हो। उसके अलावा आप उसकी फिजिकल स्टेट देखते हो कि वो लिक्विड फॉर्म में है या किस फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दो अल्कोहॉइड्स है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो अगर वो नेचर है तो आपका जहन फौरन जाएगा कि ये अल्कोहॉइड वो उन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास उसका कलर देखते हो कि अगर येलो कलर है तो फिर क्या होगा, अगर मोस्टली कलरलेस होते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा आप इग्निशन टेस्ट परफॉर्म करते हो। अगर हमारे पास ये स्मोकी फ्लेम दे यानी ब्लैक सा फ्लेम दे तो इट मीन्स कि हमारे पास ये क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। लेकिन अगर हमारे पास ये स्मोकी फ्लेम ना दे, ठीक है, एरोमेटिक होगा तो स्मोकी फ्लेम देगा, अगर एलिफेटिक होगा तो ये स्मोकी फ्लेम नहीं देगा। उसके अलावा सोलिबिलिटी टेस्ट करते हैं, यानी अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर मिक्स हो रहा है तो इसके मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। डिफरेंट आप जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये जो आपके पास है उनको आप डिफरेंट जो है वो सॉल्वेंट्स के अंदर डाल के चेक करते हो और आप उसकी नेचर फाइंड आउट करते हो, वो पोलर नेचर का है या नॉन पोलर नेचर का है। उसके अलावा उसका जो ग्रुप है वो किस तरह का उसके ऊपर लगा हुआ है। एलिमेंट्स की डिटेक्शन कर सकते हो लजाइन टेस्ट के थ्रू, लेकिन ये इतना कोई खास नहीं है क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता ही है। अल्कोहॉइड में तो नाइट्रोजन मस्ट है। उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है वो कंबस्टन एनालिसिस है। कंबस्टन एनालिसिस में आप क्या करते हो, आप जो है अपने जो कंपाउंड है उसे एक प्रोसेस में उसे गुजारते हो जिसमें आप उसको जो है वो उसकी कंबस्टन करते हो और एज रिजल्ट उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लेते हो। और उस जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ कंबस्टन उसका जो वेट है वो मेजर कर लेते हो और उस वेट से जो है आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि इसमें कार्बन कितने होंगे, इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे और इसमें ऑक्सीजन कंटेंट कितना होगा या दूसरा कंटेंट कितना होगा। और एज ए रिजल्ट आप फाइंड आउट करते हो कि इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या बन सकता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आप इस मेथड के थ्रू पता लगा सकते हो। अब कार्बन का पता कैसे चलेगा, आपने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली उसका जो मैस है उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 12 के साथ और डिवाइड करना है 44। ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, कार्बन का मोलर मैस ऊपर है और कार्बन डाइऑक्साइड का नीचे है। एज ए रिजल्ट आपके पास कार्बन का मैस आ जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन का मैस फाइंड आउट करने के लिए मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 2/18 और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, निकल आएगा कि आपके पास हाइड्रोजन का मैस कितना है। और दोनों का जो मैस है उसको टोटल मैस ऑफ सैंपल से माइनस कर दोगे तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीजन का मैस आ जाता है। और इसके थ्रू आप क्या कर लेते हो, जो है वो डिफरेंट मैसेज फाइंड आउट कर लेते हो और इसी मैसेज को यूज़ करते हुए बाद में आप क्या करते हो, मोल्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हो कि एलिमेंट का मैस जो है उसको डिवाइड कर देते हो। यानी जो आपका एलिमेंट जैसे कार्बन का मैस निकला उसको डिवाइड कर देते हो उसके मोलर मैस के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज नंबर ऑफ मोल्स एक का 2 आया है और दूसरे का 4 आया, यानी कार्बन का हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन का 4 है और आपके पास ऑक्सीजन या दूसरा जो एटम आपके पास प्रेजेंट था उसका भी कोई ना कोई जैसे 2 आ गया। तो आपका जो इसको अगर रेशियो आप निकालो 2:4:2 तो ये 1:2:1 हो जाएगा। यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन जो है वो 2 है और जो नेक्स्ट वाला जो एटम है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, तो आप कंबशन एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास फंक्शन नेचर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कैसे उसका पता चलता है ये हम देखते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो आइदर कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में हो सकती है, मिथाइलिन डाइऑक्साइड फॉर्म में हो सकती है, वो एल्डिहाइड ग्रुप के फॉर्म में हो सकती है, कीटोनिक ग्रुप की फॉर्म में हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, अमाइड्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि अगर हाइड्रोक्सिल होगा तो कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देगा, अगर कार्बोक्सिलिक होता कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देगा, और हर एक के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारे पास OH को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपके पास OH ग्रुप है आइदर इट कैन बी फिनोलिक और अल्कोहलिक, तो हमारे पास ये क्या करेगा, ये हमारे पास अगर आप इसको एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओ, किसके साथ करवाओ, RCOL के साथ, COCl के साथ, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, यानी हमारे पास ROH का रिएक्शन करवाना है RCOCl के साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ। तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ये हमने बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमारे पास अल्कोहल जब एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनाता है,
एस्टर बनाता है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको रो से डिनोट कर दूँ तो ये, ठीक है, ये एस्टर की फॉर्मेशन होगी, ये फ्रूटी स्मेल देता है। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर OH है। लेकिन ये टेस्ट अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इससे आपका फिनोलिक और अल्कोहलिक OH जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एक अनदर परफॉर्म करोगे टेस्ट, जिसके अंदर आप जो है वो फिनोलिक OH जो है वो आपका FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट क्यों देता है? एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई फिनोलिक जो है वो OH जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो FeCl3 के साथ मिलके, ठीक है, यानी FeCl3 अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, FeCl3 के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ये क्या करता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। और कलर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये जो है वो बताता है कि हमारे पास वाकई जो है वो OH जो है वो किस नेचर का है, फिनोलिक का। लेकिन अल्कोहलिक के केस में हमारे पास क्या होता है, FeCl3 टेस्ट जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। यानी हमारे पास कोई भी जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो हमारे पास होता है क्या, यानी हमारे पास ये OH था इसके साथ लगा हुआ, और ये हमारे पास FeCl3 था। तो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास फिनाइल O जो ग्रुप है वो उसके जो 3 हमारे पास मोलिक्यूल्स हैं वो अटैच होते हैं आपके एक Fe3 पॉजिटिव के साथ। किसके साथ? Fe3 पॉजिटिव के साथ, ठीक है। और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, ये कलर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट कलर जो है वायलेट कलर का बन जाता है। तो इससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसके अंदर फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास फिनोलिक OH ग्रुप है, यानी कोई हमारे पास एरोमेटिक रिंग के साथ OH लगा हुआ है, तो वो हमारे पास क्या करता है, ऐसा जो ग्रुप है वो NaOH के अंदर जो है वो सोलेबल होता है। यानी हमारे पास, अगर मैं यहाँ PH से डिनोट करूँ, यानी फिनोलिक OH है, उसके अंदर आपने क्या डाला, NaOH। अब NaOH डालने के रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। यानी हमारे पास फिनोक्साइड आयन आ गया। अब आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ फिनोल भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो फर्दर इसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे ना, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, H2CO3 की जनरेशन हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? H2CO3 की जनरेशन। और साथ में हमारे पास ये फिनोक्साइड आयन बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास फिनोल जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और साथ में आपके पास NaHCO3 बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो फिनोल है वो रिपीटी हो जाता है, यानी रिप्रेसिपिटेट हो जाता है, और उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि सिंपल अल्कोहल इस तरह नहीं करता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पास होने पर वो रिप्रेसिपिटेट नहीं होता। जबकि हमारे पास अगर प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो डिहाइड्रेशन देती है। डिहाइड्रेशन मीन कि उसमें से जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है। यानी लेट्स सपोज हमारे पास ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और आपने इसके अंदर जो है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ये वाटर जो है वो लूज हो जाता है और अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ से H किया एक तरफ से, दूसरी तरफ से OH किया। OH जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास वो जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और आप जो है ये जब रिमूव हो जाता है तो अल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि साइड से हमारे पास एक प्रोटोन भी चला जाता है ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। इसी तरह हमारे पास P2O5 है जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स कि ये जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से अगर उसमें OH प्रेजेंट है और उसके एडजेसेंट में हमारे पास sp3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, वहाँ से एक तरफ से हाइड्रोजन और दूसरी तरफ से OH जो है वो रिमूव कर लेता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास वाटर रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, यानी फंक्शन नेचर जो ऑक्सीजन की है वो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हम तब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये भी हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल के अंदर हमने क्या किया था, हमने जो है वो एसाइल क्लोराइड डाला था, देन हमारे पास जो है वो एस्टर बना था, या हम एसिड एनहाइड्राइड डालें तब हमारे पास एस्टर बनता है। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो आप H2SO4 के जो है वो फ्यू ड्रॉप्स डालो और उसके साथ साथ आप डालो इसके अंदर अल्कोहल, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। जैसे हमारे पास ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, R ग्रुप कैन बी वेरी, ठीक है, या हमारे पास कोई भी बड़ी सी जो है वो रिंग हो सकती है, या हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन सकता है जिसके आगे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने डाल दिया एक अल्कोहल, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल आपने डाला उसके रिजल्ट में, और H2SO4 जो है वो थोड़ा सा आपने अंदर ऐड किया, और एज ए रिजल्ट आपने देखना चाहा कि क्या होगा, तो हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर अगर फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाए तो ये हमारे पास बताता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यानी आपके अल्कोहल डालने से अगर फ्रूटी स्मेल आ
रही है तो इट मीन्स कि हमारे पास एस्टर जो है वो फॉर्म हो गया है, और यही जो एस्टर फॉर्मेशन ये जो है इंडिकेट करता है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो जो है वो सोलेबल होता है, यानी अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालो तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, वो जो है वो सोलेबिलिटी दे देता है। और हमारे पास इसके साथ साथ NH3 भी अगर डालो और कंपाउंड अगर सोलेबल हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन के साथ साथ आपने सोलेबिलिटी को भी देखना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सो ग्रुप। अब ऑक्सो ग्रुप में हमारे पास क्या आते हैं, यानी हमारे पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हमारे पास CO और दोनों तरफ हमारे पास क्या लगा हुआ है, R ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा होता है कि हमारे पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके साथ साथ कीटोन के साथ साथ एल्डिहाइड ग्रुप, यानी ये दो ग्रुप्स जो है इनकी इंडिकेशन कैसे होगी, ये जो दोनों ग्रुप्स है यानी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स जो हैं ये हमारे पास आइडेंटिफाई हो सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, उसके अलावा ऑक्साइम सिंथेसिस और उसके अलावा सेमी कार्बाजोन सिंथेसिस। यानी अगर हमारे पास ये तीनों सिंथेसिस हो रही हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्साइम सिंथेसिस। ऑक्साइम सिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है कि अगर आप इसके अंदर डालो, हमारे पास अगर इसके अंदर हाइड्रोक्सिल अमीन ऐड करो तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ऑक्साइम की सिंथेसिस हो जाती है। और अगर आपको ऑक्साइम बन रहा है तो आप उससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर वो ऑक्सो ग्रुप है। अब इसके अंदर हमारे पास ऑक्साइम बनता कैसे है, ऑक्साइम जो है उसकी फॉर्मेशन जो है सबसे पहले हमारे पास एसिडिक मीडियम में एक्चुअली ये बन रहा होता है, और हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है हमारे पास कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर। देन हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जो हमारे पास जो एडजेसेंट जो है वो हमारे पास इसी पोजीशन पे, बल्कि हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है जो कि कहाँ से है, हाइड्रोक्सिल अमीन से, उसके ऊपर से एक प्रोटॉन ले लेता है और एज ए रिजल्ट वो खुद कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। देन हमारे पास क्या होता है कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर मूव करता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल है इधर से प्रोटॉन लेता है और वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास ऑक्साइम की सिंथेसिस हो जाती है। और इसी से आप जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हमारे पास जो है वो ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास है फिनाइल हाइड्राजोन सिंथेसिस। फिनाइल हाइड्राजोन जो है वो इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, बाय रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन जब रिएक्ट करते हैं हमारे पास कीटोन के साथ, और जिस तरह आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास क्या हुआ है, NH2OH ने जब रिएक्ट किया तो हमारे पास ऑक्सीजन की जगह आपका NH ग्रुप लग गया, यानी हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ भी आप देख सकते हैं कि NH2 NH और फिनाइल है, तो इसको सेम इसी तरह देखें कि हमारे पास NH2 है और इसके साथ जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन में यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप था तो यहाँ पे NH और फिनाइल ग्रुप है। तो उसी तरह सेम रिएक्शन जब प्रोसीड करेगा और एज ए रिजल्ट आपके पास फिनाइल हाइड्राजोन की सिंथेसिस होगी, यानी हमारे पास NH सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन बन जाएगा। और फर्दर अगर आप एसिड डाल लें तो आपके पास अगर हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास कीटोन है जिसके साइड पे हमारे पास अल्फा जो है वो यानी एसिडिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और वो जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एज रिजल्ट हमारे पास वो जो है वो एक इंडोल फॉर्मेशन भी कर सकता है, जिससे आप फर्दर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने कीटोन को। इसके अलावा हमारे पास कीटोन हो एल्डिहाइड हो दोनों ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। उसके बाद आपके पास सेमी कार्बाजोन सिंथेसिस आ जाती है। सेमी कार्बाजोन जो सिंथेसिस है उसके अंदर हमारे पास क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन, और सेम उसी तरह हमारे पास होता है, रिएक्शन प्रोसीड करता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH और आगे हमारे पास जो है वो कार्बोनिल और साथ हमारे पास NH2 लगा होता है। ठीक है, यानी हमारे पास ये जब रिएक्ट करता है कार्बोनिल के साथ, अब सेम उसी तरह होगा कि कार्बोनिल का जो है रिएक्शन होगा इसके साथ, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इसके साथ, यानी यू कैन से अगर आप इसको जो है वो याद करना चाहो तो वो इसकी ट्रिक ये है कि आप एक तरफ से यहाँ से ऑक्सीजन ले लो और यहाँ से हाइड्रोजन ले लो, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वो ये हो गया और सिंगल बॉन्ड NH और आगे सेम इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास सेमी कार्बाजोन की सिंथेसिस हो जाती है। और ये तीनों के तीनों जो हमारे पास कंपाउंड जब बनते हैं तो ये जब बताते हैं कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, तो इन तीनों से जो है आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप है, वो एल्डिहाइड की फॉर्म में भी हो सकता है और हमारे पास जो है वो कीटोनिक फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन एक मसला ये है कि हम जो एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरह डिफ्रेंशिएट करें, तो उसके लिए जो है आप सिल्वर मीटर टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा एक ये है कि सबसे बेटर ये होता है कि आप जो है वो FTIR एनालिसिस परफॉर्म कर लो। क्या कर लो, FTIR एनालिसिस परफॉर्म कर लो। अब FTIR एनालिसिस से क्या होता है कि हमारे पास अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसकी जो CH स्ट्रेचिंग है ना, एल्डिहाइडिक वाले कार्बन
की और दूसरा साथ वाले लगे हैं एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन की, उनकी जो सी एच स्ट्रेचिंग है वो 2790 समथिंग पे जो है वो हमारे पास पीक दे रही होती है, जैसे 2795 इधर पे पीक दे रही होती है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास सी एच की पीक और साथ ही हमारे पास ये कार्बोनिल के भी 1700 समथिंग पे पीक दे रही होती है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हमारे पास इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, लेकिन कीटोनिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल की पीक आती है, जबकि हमारे पास सी एच की पीक नहीं आती क्योंकि सी एच प्रेजेंट होता ही नहीं है उसके अंदर। दूसरे सी एच तो अल्काइल ग्रुप के ऊपर लगे होते हैं, लेकिन एल्डिहाइडिक सी एच ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो इससे आप एल्डिहाइड और कीटोन को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसके अलावा फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन वो हो सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ हमारे पास ये एस्टर की फॉर्म में हो सकता है, उसके अलावा अमाइड की फॉर्म में हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास ये लेक्टोन या लेक्टम की फॉर्म में हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी बेस की प्रेजेंट में करवाते हैं, और बेस की प्रेजेंस में जब वाटर ऐड किया जाता है तो एज ए रिजल्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, और जो हमारे पास हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बनती हैं उनको जो है आप देखते हो, और उसके जो ग्रुप जो है उनको देखने से आपको पता चल जाता है कि हमारे पास जो पेरेंट थी स्पीशी वो क्या थी। जैसे हमारे पास अगर एस्टर है तो उसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे तो हमारे पास जो है वो सोडियम साल्ट बनता है। ठीक है, और उसके जो अगर आप इसके अंदर एसिड डालो तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑब्टेन हो सकता है, और उसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे आप जो पीछे वाला टेस्ट है वो परफॉर्म करो जो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बताए थे, तो उसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास पीछे एस्टर था जो इसके अंदर चेंज हुआ। ये और इसके साथ क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगी, यानी हम उसकी बाय प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं और इसको खुद भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर अमाइड करवाओ तो आपके पास क्या बनेगी, एक तो अमोनिया बनेगी, ठीक है, अमोनिया NH3 बनेगी, और साथ हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम साल्ट बनेगा एसिड का। तो अमोनिया से जो है, अमोनिया की अगर निकल रही है तो इट मीन्स हमारे पास ये अमाइड था। ठीक है, यानी ये जो है अमोनिया निकलेगी, और उस अमोनिया को आप फर्दर क्वांटिफाई भी कर सकते हो बाय यूजिंग नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, K2HgI4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नेस्लर रिएजेंट। ये हमारे पास क्या करता है, ये क्वांटिफाई करने के लिए हेल्प कर देता है हमारे पास NH3 की, यानी अगर NH3 जो है उसको आप लो और उसको आप क्वांटिफाई कर लो, यानी उसकी अमाउंट जो है वो देख लो कि वो कितनी अमोनिया बनी है। उसको फिर क्या करते हो, आप नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो। रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास ये रिएक्ट किसकी प्रेजेंस में करता है, KOH, यानी बेस की प्रेजेंस में। एज रिजल्ट आपके पास पोटाशियम आयोडाइड बनती है और एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन कलर का। ठीक है, जो कि हमारे पास अमाइडो आयोडो मर्करी जो है वो कहलाता है, जिसे आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस भी कहा जाता है। अब आप क्या करते हो, इसका जो कलर होता है ना ब्राउन पीपीटी जो, या ये हमारे पास जो सोल्यूशन बना है इसके अंदर जो ब्राउन पीपीटी कितनी ज़्यादा बनी है कितनी कम बनी है, इसको आप स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लेते हो और इसकी अब्जॉर्बेंस मेजर कर लेते हो। अगर किसी के अंदर कोई भी अमोनिया प्रेजेंट नहीं है, उसकी हमारे पास जो स्टैंडर्ड है उसकी वैल्यू चेंज होगी, जिसके अंदर ज़्यादा है उसकी वैल्यू चेंज होगी। इस तरह आप एक कर्व ड्रा करते हो और एट दी एंड आपको पता चल जाता है कि कितनी अमोनिया रिलीज हुई है, और जितनी अमोनिया रिलीज हुई है इट मीन्स उतने हमारे पास नंबर ऑफ जो है अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा आप जो है वो इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का आप कैसे पता लगाओगे कि हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये बना एक जो है वो सोडियम साल्ट बना कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसके साथ साथ हमारे पास OH ग्रुप जो है वो साइड पे बन गया, और आप फर्दर जो है वो OH के टेस्ट परफॉर्म करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास NH2 अमाइन ग्रुप लग गया, और दूसरी तरफ सोडियम साल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन लेक्टम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन नेचर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, कि आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास मिथोक्सी की फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके लिए आप क्या परफॉर्म करते हैं, जीसल्स टेस्ट परफॉर्म करते हो, जिसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर आपके पास OCH3 ग्रुप लेट्स सपोज प्रेजेंट है, उसका जो है वो आप टेस्ट करते हो। उसको क्या करते हो, आप कंसनट्रेटेड HI के साथ रिएक्ट करवाते हो, हीट करते हो एट 126 डिग्री सेल्सियस। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्या बन जाता है, मिथाइल आयोडाइड। अब ये जो मिथाइल आयोडाइड या हमारे पास कोई भी अल्काइल आयोडाइड है, इसका जो सोल्यूशन है उसको पास किया जाता है एक एथेनोलिक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के से। ठीक है, यानी मिथाइल आयोडाइड आपकी प्रोडक्ट बन गई, उसको आपने पास करवाना है एथेनोलिक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। एज रिजल्ट हमारे पास क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर है वो रिएक्ट कर देता है हमारे पास आयोडाइड के साथ और सिल्वर आयोडाइड बना लेता है। और यही जो सिल्वर आयोडाइड है इसको आप क्या कर देते हो, इसको मेजर कर लेते हो। इस वक्त ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करते हुए आपको पता चल जाता है कि AgAi कितना बना है, और जितना AgAi बना है उस हिसाब से हमारे पास मिथाइल आयोडाइड होगा, और जितना मिथाइल आयोडाइड होगा उसी हिसाब से हमारे पास मिथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। इट मीन्स कि जीसल टेस्ट से आप जब मिथोक्सी ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके साथ साथ उसकी क्वांटिफिकेशन भी कर लेते हो। उसके बाद हमारे पास फंक्शन नेचर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर आता है मिथाइलिन डाइऑक्सिल ग्रुप, यानी हमारे पास CH2 है मिड में। ठीक है, क्या है, CH2 है आपका मिड में, और साइड पे आपके 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन ग्रुप है हमारे पास, और दरमियान में हमारे पास CH2 लगा हुआ है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि लेट्स सपोज हमारे पास ये बेंजीन रिंग के साथ OCH2
O, और ये आपकी कोई भी रिंग जो है या कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, ये है। इसको आपने हीट करना होता है, या तो HCl के साथ कर लो या आप H2SO4 के साथ कर लो, किसी के साथ भी दोनों एसिड में से रिएक्ट करोगे यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? ACHO। अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बन गया और फॉर्मल्डिहाइड अगर आपको डिटेक्ट हो गया तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या ग्रुप प्रेजेंट है? मिथाइलिन डाइऑक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। यानी HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओ और एज ए हीट करवाओ और इसके साथ एल्कीन की बजाय क्या बन रहा है? फॉर्मल्डिहाइड। इट मीन्स कि इसके अंदर मिथाइलिन डाइऑक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके बाद क्या कर दिया जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड जो लिबरेट हो रहा होता है उसको डायरेक्ट रिएक्ट करवा दिया जाता है डिमेडोन के साथ। ये हमारे पास डिमेडोन है और इसके साथ हमारे पास रिएक्ट करवाते हैं। एज रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहते हैं मिथाइलिन बिस डाइमेडोन। और इस जो है इसके जो पीपीटी है इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करते हुए यानी इसकी मेजरमेंट परफॉर्म करते हुए आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कितने मिथाइलिन डाइऑक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर 5% गैलिक एसिड आप लो, उसका जो है वो कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाओ और एज रिजल्ट ग्रीन कलर की फॉर्मेशन हो जाए, तो ये भी इंडिकेट कर रही होती है कि इसके अंदर मिथाइलिन डाइऑक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप जो थी ऑक्सीजन की फॉर्म में फंक्शनल ग्रुप कोई भी प्रेजेंट है, चाहे वो कार्बोक्सिल है या कार्बोनिल है या अमाइड है, एस्टर्स है, लेक्टम है, लेक्टोन है, उनका हम किस तरह पता लगा सकते हैं इसके बारे में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।